अब नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो मूव का फंक्शन है। सीमेंस पीएलसी के अंदर जो मूव का फंक्शन है उसके टोटल इनपुट 4 पिन्स हैं। 2 पिन्स फॉर द इनेबल इनपुट एंड द सोर्स कंटेंट्स और मेमोरी लोकेशन। आप इनपुट जो आई एन पिन है वहाँ पर आप मेमोरी वर्ड लोकेशन में जो कंटेंट्स पड़े होंगे उसकी एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, और आउट पे आपने डेस्टिनेशन जो है एड्रेस लिखना है ताकि जो वैल्यू आप मूव कराना चाहते हैं वो मूव कर जाए। सेकंड ई एन जो है वो इनेबल इनपुट है। जैसे ही आप उसको एक्टिव करेंगे तो जो सोर्स में कंटेंट्स होंगे वो डेस्टिनेशन पे मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ई एन ओ का मतलब है इनेबल आउटपुट, कि जैसे ही डेटा जो कंटेंट्स हैं वो मूव कर जाएंगे आउटपुट पर तो ई एन ओ जो है वो आउटपुट हाई हो जाएगा, और हम ई एन ओ को फॉर द फीडबैक पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने पास यूज़ कर सकते हैं। यानी प्रोग्रामिंग में समटाइम आपको ऐसी कंडीशंस की ज़रूरत पड़ जाती है कि जब तक ये मूव की कमांड एग्जीक्यूट ना हो तो उस वक्त तक आप जो है वो वेट करें। तो उसके लिए आप ई एन ओ पर जो भी आउट इनेबल कॉइल लगाएंगे वो जैसे एक्टिव होगा तो आप अपनी नेक्स्ट कंडीशन जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब मूव के लिए यहाँ पे इनेबल ई एन और ई एन ओ जो है वो बूलियन टाइप है। मेमोरी एड्रेसेस आप आई क्यू एम एल डी दे सकते हैं। इनेबल इनपुट और इनेबल आउटपुट। इसी तरह से इन और आउट के लिए टोटल बाइट है या वर्ड है या डबल वर्ड है। तो सोर्स डेस्टिनेशंस, इसके अलावा आप कांस्टेंट वैल्यू भी आप मूव करवा सकते हैं सोर्स की जगह पर। और जो मेमोरी एरियाज़ हैं, आई फॉर इनपुट है, क्यू फॉर जो है वो आउटपुट है, एम फॉर मेमोरी है, एल फॉर लोकल एरिया है, जिसमें जो कंटेंट्स वेरिएबल्स हैं ऑब्जेक्ट वन, जो कि पीएलसी सीमेंस प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप ब्लॉक्स बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट ब्लॉक ओ बी में आप प्रोग्राम जो है वो रन करते हैं। जो भी आप बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे कोई फंक्शन कमांड आप बनाते हैं एफ सी, तो इन सब के जो वेरिएबल्स हैं वो इनसाइड दी ओ बी वन ऑब्जेक्ट इज़ योर लोकल एरिया, लोकल memory area which is used for that object। डी जो है वो डेटा रजिस्टर है, जिसको आप एज पर योर नीड, जैसे एडीसी अगर आपने यूज़ करनी है तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो भी डेटा है वो पर्टिकुलर एक डेटा रजिस्टर के अंदर वैल्यूज़ कन्वर्जन करके वो उसको सेंड कर रहा होगा पीएलसी के जो मॉड्यूल है, और आपने उस डेटा रजिस्टर को रीड करना होगा तो वो डी टाइप जो है वो आप मेमोरी एरिया होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। इस स्लाइड के अंदर मूव इंस्ट्रक्शन को मैंने बताया कि आप किस तरह से यूज़ करेंगे। आई 0.0 जैसे एक्टिव होगा तो ये इनेबल हो जाएगा, और MW10 जो है वो उसके कंटेंट्स MW12 पर ओवरराइड हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे, और इनेबल आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कंटेंट्स है वो कॉपी हो गए। यही यहाँ पे लिखा है कि इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इफ आई 0.0 इज 1, द कंटेंट ऑफ MW10 इज कॉपी टू M12, Q 4.0 is 1 if the instruction is executed। अब यहाँ पे सीमेंस पीएलसी की जो मेजर जो डिफरेंस है अदर पीएलसी से, इसमें 5 टाइमर्स मौजूद हैं। सिंपल पल्स टाइमर है एज फॉर सीमेंस, और एक्सटेंडेड पल्स टाइमर है जो कि इनपुट डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे ही वो पॉजिटिव एज ट्रिगर डिटेक्शन होती है तो ये एक्सटेंडेड जो टाइमर है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। अगर दरमियान में इनपुट डिसेबल भी हो जाए तब भी अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह से सिंपल ऑन डिले टाइमर है, जिसका काम ये है कि पर्टिकुलर टाइम के बाद, यानी पॉजिटिव एज डिटेक्शन के बाद इनेबल इनपुट की जो इनपुट सिग्नल है अगर उसका पॉजिटिव एज डिटेक्शन होती है तो ऑन डिले टाइमर पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको ऑन कर देता है। फिर इसी तरह से और कंडीशन ये है कि ऑन डिले टाइमर के लिए जो इनपुट बटन है वो एक्टिव रहना चाहिए। एक्सटेंडेड ऑन डिले टाइमर यानी रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर का मतलब ये है कि जैसी इनेबल हाई होगा इनेबल इनपुट
और तो टाइमर अपना टाइमर स्टार्ट कर देगा। और अगर इस दौरान इनपुट बटन डिसेबल हो जाता है तब भी ये रिटेंटिव टाइमर जो है ये अपना काम कंप्लीट करेगा। पर्टिकुलर टाइम के बाद ये आउटपुट को हाई कर देगा। ऑफ डिले टाइमर का काम ये है कि जब इनपुट आपका फॉलिंग एज ट्रिगर डिटेक्शन होगी, यानी इनपुट हाई होगी और जब वो ऑफ होगा तो उसका टाइमर चलेगा और जो आउटपुट इनेबल होगा वो पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको वो डिसेबल कर देगा। यानी जैसी इनपुट बटन हाई होगा ऑफ डिले टाइमर का तो आउटपुट भी हाई हो जाएगा ऑफ डिले टाइमर का। और टाइमर इस जो है वो वेट कर रहा होगा कि जैसी इनपुट जो पिन है उस पर फॉलिंग एज डिटेक्शन होगी तो टाइमर जो है वो अपना टाइमर स्टार्ट कर देगा और पर्टिकुलर टाइम के बाद वो आउटपुट को ऑफ कर देगा, इसलिए इसको ऑफ डिले टाइमर कहा जाता है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टाइमर्स यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्रे शेडेड एरिया जो है वो इनपुट ड्यूरेशन पल्स है I0.0 जो कि टाइमर्स को इनेबल करने के लिए दी गई है। तो इस ड्यूरेशन का मतलब ये है कि इनेबल इनपुट जो है वो हाई है। तो सिंपल पल्स टाइमर जो है वो उसका टाइम यहाँ पे कंप्लीट होना था, मगर सिंपल पल्स टाइमर है इसलिए वो इनपुट डिपेंडेंट है। जैसे इनपुट का राइजिंग पॉजिटिव एज डिटेक्ट हुआ तो टाइमर स्टार्ट हो गया और टाइमर का जो आउटपुट है वो भी हाई हो गया। अब उसने अपना टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट करना था, बट जैसी इनपुट डिसेबल हो गया तो वो भी ऑफ हो गया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अगर इनपुट डिपेंडेंट नहीं रखना तो एक्सटेंडेड पल्स टाइमर आप वो यूज़ कर सकते हैं और उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बस जैसी इनेबल एक्टिव होगा तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा पल्स टाइमर का और आउटपुट भी हाई होगा और पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपना आउटपुट लो कर देगा। तो एक्सटेंडेड पल्स टाइमर इनपुट डिपेंडेंट नहीं है, बस उसको ट्रिगर करने के लिए एक दफ़ा एक्टिव करना होता है इनपुट को। सिंपल जो ऑन डिले टाइमर है सीमेंस में, उसको आपने ये ख्याल रखना है कि जो भी उसका टाइम ड्यूरेशन है वो विद इन दी पल्स विड या एक्टिव रीजन ऑफ द इनपुट पिन होना चाहिए। यानी ये टाइमर अगर हमने बढ़ा के आगे कर दिया तो इसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पल्स टाइम सिंपल पल्स टाइमर के साथ हुआ है। तो टाइमर जो है वो अपना काम नहीं कर सकेगा और वो रीसेट हो जाएगा, क्योंकि टाइमर ने जब अपना काम कंप्लीट किया है तो आउटपुट उसका हाई हो गया है और जैसी इनपुट डिसेबल हुआ है तो वो देखें आउटपुट भी टाइमर का डिसेबल हो गया है। तो अगर टाइमर का जो ड्यूरेशन है हम मोर देन दी इनपुट पल्स ड्यूरेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल या इनेबल पिन तो टाइमर नहीं चलेगा ऑन डिले टाइमर। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस इनपुट डिपेंडेंट ना हो, बस आपने जो ऑन डिले टाइमर है वो एक्टिव जैसी किया, तो जैसी राइजिंग एज ट्रिगर्ड होगा इनपुट एक दफ़ा आपने बस ट्रिगर करना है, उसके बाद टाइमर अपना टाइम कंप्लीट करेगा और इनपुट जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वो अपना टाइम कंप्लीट करने के बाद आउटपुट जो है उसका हाई हो जाएगा टाइमर का और उस वक्त हाई रहेगा जब तक आप उसको रीसेट नहीं कर देते। ऑफ डिले टाइमर यहाँ पे जैसी इनपुट हाई होगा तो ऑफ डिले टाइमर कुछ भी नहीं करेगा। जैसी फॉलिंग एज डिटेक्शन होगी इनपुट सिग्नल की तो टाइमर वहाँ से अपने काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। टाइम ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन का पल्स आपने मतलब डिले जनरेट करना है तो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम वो आउटपुट जो टाइमर का है वो ऑफ हो जाएगा। और ऑफ डिले टाइमर का जो आउटपुट है वो शुरू से आखिर तक हाई रहता है जब तक टाइमर अपना काम कंप्लीट ना कर ले। और इनेबल जैसे ही एक्टिव होगा राइजिंग एज डिटेक्शन होगी तब भी ऑफ डिले टाइमर उसका आउटपुट हाई हो जाएगा। ये ब्लॉक डायग्राम है पल्स टाइमर की, जिसमें एस फॉर सेट द टाइमर, टीवी जो है ये टाइमर की प्रीसेट वैल्यू है कि कहाँ तक आपने टाइम जनरेट करना है। BI जो है ये इंटीजर फॉर्मेट है, बाइनर जो रिमेनिंग टाइमर इंटीजर फॉर्मेट है कि रिमेनिंग कितना टाइम रह गया और ये बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर यहाँ पे टाइमर की रिमेनिंग वैल्यू डिस्प्ले हो रही होगी। Q जो है वो आउटपुट है टाइमर का, R फॉर रीसेट है। इस एग्जांपल में टाइमर को यूज़ किया गया है तो TV जो है वो टाइमर की प्रीसेट वैल्यू है।
वो एस फॉर सीमेंस 5 का मतलब ये कि सीमेंस में 5 टाइमर्स हैं और टाइम का मतलब ही टाइमर है। हैश हेक्साडेसिमल में 2 और एस फॉर सेकंड्स यानी यूनिट है। आप यहाँ पे जो भी यूनिट लिखेंगे उतना डिले ये जनरेट करेगा। और जैसे ही आप इसको इनेबल आई 0.0 को एक्टिव करेंगे तो टाइमर की जो वैल्यू है वो मूव कर जाएगी टाइमर की करंट वैल्यू में, और टाइमर वहाँ से डिक्रीज़ होना शुरू होगा। और रिमेनिंग टाइम कितना है वो BI पर आ रहा होगा इंटीजर फॉर्मेट में, और बाइनरी कोडेड डेसिमल में BCD फॉर्मेट में इस पिन पर आ रहा होगा। तो पल्स टाइमर का आपको बताया था कि जो इनपुट ड्यूरेशन है वो डिपेंडेंट है टाइमर के इनपुट पर डिपेंडेंट है। इनपुट जो है वो एक्टिव रहना चाहिए अनटिल एंड अनलेस टाइमर अपना 2 सेकंड कंप्लीट कर ले। क्योंकि जैसी इनेबल पिन जो है वो एक्टिव हो गया I0.0 पॉजिटिव आ जाएगा तो टाइमर का जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा, और टाइमर आफ्टर 2 सेकंड अपना आउटपुट जो है वो ऑफ कर लेगा, लो कर देगा। और I0.0 जो है वो आपको एक्टिव रखना होगा इस पूरे प्रोसीजर के अंदर। और जैसे ही आप इनपुट को डिसेबल करेंगे टाइमर भी रीसेट हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं तो इसके लिए, इससे बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्सटेंडेड पल्स टाइमर यूज़ करना पड़ेगा, जो प्रीवियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ। ये ऑन डिले टाइमर की एग्जांपल है कि I0.0 जैसे ही आपने एक्टिव किया तो ऑन डिले जो है वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा पर्टिकुलर आफ्टर 2 सेकंड के बाद जो है Q4.0 को वो हाई कर देगा। और इस पूरे प्रोसीजर के लिए आपको I0.0 को स्टिल हाई रखना है। जब तक ये हाई रहेगा टाइमर काम करेगा। जैसे ही आप इस I0.0 को ज़ीरो कर देंगे तो टाइमर जो है वो रीसेट हो जाएगा। जितने भी जो फंक्शन ब्लॉक हैं यहाँ पे, अगर आप आर जो रीसेट का बटन है उसकी प्रायोरिटी हाई रखी गई है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे किसी भी वक्त तो टाइमर की जो करंट वैल्यू, चाहे वो काउंटर हो, जो भी हो, या आपका एक्टिव कॉइल हो, वो आपका जो कॉइल है वो रीसेट हो जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी इसमें सेट रखी गई है, इसकी हाई प्रायोरिटी सेट की गई है। सिमिलरली ऑफ डिले टाइमर है। ऑफ डिले टाइमर जो है वो उसका आउटपुट उस वक्त हाई होगा जब I0.0 पे पॉजिटिव एज डिटेक्शन होगी। तो जैसी ये होगी तो इसकी टाइम पीरियड 2s वो वैल्यू मूव कर जाएगी, मगर टाइमर अपना जो एग्जीक्यूशन है वो रनिंग स्टार्ट नहीं करेगा, इवेंट्स को काउंट करना शुरू नहीं करेगा। इसलिए कि ये जैसी फॉलिंग एज आएगा I0.0 पर उस वक्त टाइमर अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देगा, और पर्टिकुलर टाइम के बाद Q4.0 को वो ज़ीरो कर देगा। तो ये बात यहाँ नीचे बताई हुई है कि इफ़ द सिग्नल स्टेट ऑफ I0.0 चेंजेस फ्रॉम 1 to 0 द टाइमर इज स्टार्टेड। Q4.0 is 1 when I0.0 is 1 or the timer is running. If the signal state at I0.1 changes from 0 to 1 while the time is running, the timer is reset. As I told you earlier कि जो reset input pin है उसकी प्रायोरिटी हाई है और वो रीसेट कर देगा टाइमर को। यहाँ पे लेटर लॉजिक की कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो हमने डेल्टा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, लेटर लॉजिक जब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी थी तो उसके अंदर X0 जो कि इनपुट बटन है, M10 एक मेमोरी लोकेशन है, और PLS जो है वो पॉजिटिव एज डिटेक्शन के लिए, कि जैसे ही X0 का पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगा, पॉजिटिव एज डिटेक्शन होगी, तो एक फॉर 1 स्कैन साइकिल M10 को वो हाई कर देगा, और M10 जो है वो सेट कर रहा है Y0 को जो कि आउटपुट है। तो अब इसको हमने कन्वर्ट किया है सीमेंस प्रोग्रामिंग के अंदर, सीमेंस के इंस्ट्रक्शन सेट्स के अंदर। तो I0.0 जो है वो X0 को रेप्लिकेट कर रहा है, कि जो X0 है वो I0.0 से हमने रेप्लिकेट कर दिया, क्योंकि सीमेंस के अंदर पॉइंट से पहले जो ज़ीरो है वो ज़ीरो बाइट नंबर है और उसकी जो बिट है वो ज़ीरो है। जबकि डेल्टा के अंदर X0 जो है वो सिंगल बिट के लिए इस्तेमाल होता है, X1 जो है वो दूसरी बिट होती है। फिर सिमिलरली जो पॉजिटिव एज डिटेक्शन के लिए सीमेंस के अंदर ये ब्रैकेट और P का फंक्शन हम यूज़ करते हैं फॉर पॉजिटिव एज डिटेक्शन, और उस पर जो एड्रेस है वो M10.0 हमने लिखा है, और उसके साथ लाइन में हमने आउटपुट जो Q0.0 है उसको सेट कर दिया, क्योंकि प्रीवियस इस एग्जांपल के अंदर Y0 को हम सेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये एग्जांपल को जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं।
सेकंड एग्जांपल है जो डेल्टा लॉजिक के अंदर हमने परफॉर्म करी थी कि x0 जो है लैच कर रहा है y0 को, और x1 जो है वो नॉर्मली क्लोज बटन है। तो सीमेंस के अंदर हमने i0.0 यूज़ किया है x0 के लिए, और x1 के लिए हमने i0.1 यूज़ किया है, और इस तरह से ये लैच लॉजिक जो है हमने इम्प्लीमेंट करी है। सिमिलरली जो फंक्शन बटन है सेट और रीसेट के लिए, सीमेंस में इसके कॉइल यूज़ होते हैं s और r, तो उन दोनों पे हमने उसके एड्रेस लिख दिए हैं और इस तरह से लॉजिक रेप्लिकेट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर x0, x2, x1 नॉर्मल क्लोज बटन है, तो जहाँ पे सेट और y0 हमने करना है वहाँ पे हमने कॉइल यूज़ किया है s का, और जहाँ पे हमने PLS करना है m0 को, तो m0.0 जो है वो हमने यूज़ किया है p फंक्शन के साथ, और m0 जो है नेक्स्ट लाइन में एक्टिव कर रहा है रीसेट फंक्शन को y0 के, तो हमने उसके साथ लाइन में कनेक्शन कर दिया है ब्रैकेट में r q0.0, क्योंकि ऊपर सेट की लॉजिक है नीचे रीसेट की लॉजिक है, तो इस तरह से हमने इसको रेप्लिकेट कर दिया है। अब जिनको ये परेशानी है कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, तो ये तो सिंपल आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें जो पीएलसी ड्राइव का लेक्चर है फॉर वीक 4, और जो लैडर लॉजिक डेल्टा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्टार्टिंग के लिए, तो वहाँ आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन सेट्स बता रहा हूँ सीमेंस के, वो किस तरह से कन्वर्ट, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज़ है मेरी कंप्लीट। ये एक एग्जांपल थी डेल्टा की जिसको हमने कन्वर्ट करना है। ये तमाम जो है ये पॉजिटिव एज डिटेक्शन के लिए हैं, तो इस तरह के सिंबल जो है वो सीमेंस में भी मौजूद है, वो मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। सिंपल पीएलएस का जो फंक्शन है उसको मैंने रेप्लिकेट किया यहाँ पे पी ब्रैकेट वाले फंक्शन से, और जो मेमोरी एड्रेसेस थे वो हमने M1.0 और 1.3 तक हमने उनका लेबल उनको कर दिया, और M0.0 से M0.4 हमने 0 नंबर की जो मेमोरी बाइट है जो डेल्टा के अंदर हमने यूज़ करी थी M0 से M7 तक, वो सीमेंस के अंदर M0.1 से M0.7 तक हमने उसको बाइट हमने यूज़ करी है 0 नंबर की बाइट। इसी वजह से जो पॉजिटिव एज डिटेक्शन का जो फंक्शन है उसका जो एड्रेस है वो M1 हमने यूज़ किया है, M1 सीरीज़। इसी तरह से जो कंपेरेटर है यहाँ पे जो मेन फंक्शन था कंपेरेटर का वो M11, जबकि M10 उस वक्त एक्टिव होता है जब K1 M0 बड़ा होगा K0 से, तो M10 उस वक्त हाई होगा, और जब ये दोनों बराबर होंगे तो इक्वल टू पे M11 एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे जो लॉजिक थी वो इक्वल टू वाली हमने इम्प्लीमेंट करनी थी, इसलिए हमने कंपेरेटर अलग से यूज़ किया। सीमेंस के अंदर हर कॉम्बिनेशन के लिए डिफरेंट कंपेरेटर्स मौजूद हैं, तो इक्वल टू वाला हमने कंपेरेटर यूज़ किया। इनपुट 1 पर MB0 लिखा है और इनपुट 2 पर 0 लिखा है, क्योंकि डेल्टा के अंदर जब भी किसी कांस्टेंट वैल्यू को आपने लिखना होता है तो K लिखना ज़रूरी है उससे पहले, K फॉर कांस्टेंट, और 0 जो है वो नंबर है। तो यहाँ पे हमने इनपुट 2 पर 0 लिखा है। MB0 जो है वो K1 M0 जो है वो मेमोरी बाइट नंबर 0 है डेल्टा के अंदर। तो सीमेंस के अंदर MB0 बाइट हमने यूज़ करी जिसको हम कंपेयर करा रहे हैं। जैसे ही ये दोनों बराबर होंगे 0 के तो M1.4 को ये एक्टिव कर देंगे। M1.4 जो है यहाँ पे M11 यूज़ किया गया तो हमने M1.4 यूज़ किया, हम 1.1 यूज़ नहीं कर सकते इसलिए कि 1.1 यहाँ पे ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया है, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन हो जाती। तो ये क्लैश आ जाता है, इसको रिमूव करने के लिए हमने इसको 1.4 कर दिया है। तो 1.4 जब ये एक्टिव होगा तो ये डिसेबल कर देगा मूव के फंक्शन को, और जो MB0 में जो डेटा था वो QB0 पर ओवरराइट होना बंद हो जाएगा उस वक्त। तो ये सिंपल सी प्रोग्रामिंग लॉजिक जो हमने इसको कंपेयर करी है। अगर प्रोग्राम जो एग्जांपल्स हैं उनको हमने ड्रॉ कैसे करना है, उसकी एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन कैसे देखनी है, तो उसके लिए आप डिटेल में जो है वो वीडियो लेक्चर PLC और ड्राइव का मेरा वीक नंबर 4 से सीरीज़ आप देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये प्रोग्रामिंग होती कैसे है पीछे। यहाँ पे सीमेंस के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो मैं समझा रहा हूँ, तो इसके लिए बिगनर्स के लिए कि किस तरह से इसको कंपेयर किया जाता है और कौन सा फंक्शन क्या करता है वो तो हमने देख लिया है कि किस तरह से पॉजिटिव एज डिटेक्शन होती है, आउटपुट कॉइल क्या करता है, इनपुट क्या करता है। अब डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कैसे अप्लाई की गई हैं वो आपको वीक 4A से सीरीज़ देखना शुरू करना पड़ेगी मेरी, तभी आपको ये समझ में आएगा।
सिमिलरली एग्जांपल नंबर 5 में जो टाइमर है, यहाँ पे जो हमने यूज़ किया था टाइमर, ऑन डिले टाइमर यूज़ किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑन डिले टाइमर यूज़ किया T0, और एक और यूज़ किया है T1। और जो T0 है जब वो एक्टिवेट होगा तो वो Y0 को इनेबल करेगा, तो Y0 की जगह पे हमने यहाँ पे Q0.0 यूज़ किया है। और T1 जब एक्टिव होगा तो वो Y1 को एक्टिव करेगा, और उसके लिए हमने Q1.0 यूज़ किया है। अब इसी तरह से जो X1, X2 और Y1 है, उसके लिए हमने यहाँ पे सिम्बल्स यूज़ किए हैं। और टाइमर की जो वैल्यू है, पहले मैं वो बता दूं कि ये K10 का मतलब ये है कि 0.1 सेकंड का बेस टाइम है इस टाइमर का, मिनिमम टाइम पीरियड 0.1 सेकंड है। तो K10 का मतलब है 10 से वो मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 सेकंड का डिले हमने जनरेट किया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमने लिखी है कि S5 टाइम हैश 10 सेकंड हमने यहाँ लिखा है, जबकि ये 10 सेकंड नहीं है, ये 1 सेकंड है। तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा, ये 1 सेकंड के लिए है, तो ये इसमें मिस्टेक है। तो आप 1 सेकंड इसको लिखेंगे, और अगर यहाँ पे आपको 10 सेकंड का डिले जनरेट करना है तो आप यहाँ पे 10 सेकंड लिख दें। तो इस तरह से आपको आराम से आप जो सीएमएस का टाइमर है वो अप्लाई कर सकते हैं। हमने लेक्चर में भी इसको देखा था। ठीक है, इसी तरह से जो लॉजिक है क्यू जो Y0 है, यहाँ पे Y0 के लिए आप यहाँ पे मैंने अलग से एक लॉजिक बनाई है, देखें। Y0 जो यहाँ पे है उसका हमने नाम जो दिया है वो Q0.1 दिया है, जबकि 0.0 और 1.0 जो है वो टाइमर्स के आउटपुट्स हैं, जो कि यहाँ पे T1 और T0 को रेप्लिकेट कर रहे हैं। और Y0 Y1 के लिए जो रेप्लिकेट कर रहे हैं वो Q0.1 है और Q1.1 है। और यहाँ पे इंटरलॉकिंग भी इम्प्लीमेंट की गई है कि जब Y1 ऑपरेट होगा तो Y0 को वो ऑफ रखेगा, और जब Y0 ऑन होगा तो Y1 को वो ऑफ रखेगा। तो ये दिस इज़ कॉल्ड इंटरलॉकिंग। तो Q0.1 का जो फंक्शन जो कॉन्टैक्ट है वो हमने यहाँ पे भी लगाना है, जिसका एड्रेस मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे, तो मैं ये लिख देता हूँ कि ये Q0.1 है। ये Q0.1 है। जब Q0.1 एक्टिव होगा तो उस वक्त जो Q1.1 सीमेंस के अंदर वो एक्टिव नहीं हो सकेगा। तो इसी तरह से I2.0 दोनों जगह पे इस्तेमाल किया गया है। ये रीसेट का इनपुट बटन है, और I1.0 और I0.0 जो है ये दोनों इनेबल बटन्स हैं डिफरेंट जो है वो मोटर्स के। तो ये जो एग्जांपल है ये एक मोटर की एग्जांपल है, जिसमें दो, एक ऑयल पंप मोटर है और एक मेन मोटर है। तो इन सब की जो एग्जांपल है वो मैंने एक्सप्लेन करी है डेल्टा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के अंदर। यहाँ पे मैं सिर्फ इनको रेप्लिकेट करना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप जो सीमेंस के इंस्ट्रक्शन सेट्स को यूज़ करके कैसे लॉजिक को आप कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया।